नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 5 करोड़ रुपए के जुर्माने के साए में दिल्ली में यमुना तीरे 11 मार्च से 13 मार्च के बीच श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक समारोह को अनुमति मिल गई है। इस आयोजन को कानूनी मंजूरी मिल गई है, लेकिन 5 करोड़ का जुर्माना इसकी नैतिकता पर सवाल खड़े कर सकता है। उन विभागों को जुर्माना भरने का आदेश क्या हल्का है? विभाग जनता के पैसे से ही तो जुर्माना भरेंगे। यमुना के किनारे संस्कृतियों का महासंगम तो होगा, लेकिन क्या उसमें यमुना भी शामिल होगी? नदियों को मां मौसी कहने के भावुक विमर्श में नुकसान नदियों का ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि कसूरवार वो आवेदक है जो आयोजन के खिलाफ ट्राइब्यूनल तक देरी से पहुंचा, और बेकसूर वो सभी हैं जिनके पास जुर्माने के तौर पर करोड़ों रुपए की कोई कमी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदक ने ट्राइब्यूनल में आने में देर कर दी और यमुना को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। यह बड़ी बात है, इसलिए आवेदक की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी कि इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी जाए या फिर निर्माण सामग्री को हटवा दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आवेदक ने 11 दिसंबर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस सिलसिले में लिखा था, लेकिन कोर्ट में याचिका उन्होंने 8 फरवरी को ही दी और इस दौरान यमुना के खादर में निर्माण का काफी काम हो चुका था। आवेदक ने 20 जून 2015 को डीडीए की ओर से दी गई इजाजत को भी चैलेंज नहीं किया, ना ही बाकी विभागों के उन खतों को जिनमें कहा गया कि कार्यक्रम के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि हम दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की उस दलील से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए इजाजत देने या न देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में डीपीसीसी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, इसलिए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक आयोजकों ने पुलिस, दमकल, जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय से इजाजत मांगी थी, लेकिन कहीं से नहीं मिली, जबकि 31 जुलाई 2014 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय यमुना नदी के संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। देखिए आपकी नदियों के पीछे कितने भयंकर काम और विभाग हैं। कुल मिलाकर ये सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, यह आदेश कहता है। यह भी कहा गया है कि आयोजकों ने यह नहीं बताया कि कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। जमीन को समतल करने का काम, सड़कें, पॉन्टून ब्रिज, रैंप, पार्किंग स्पेस का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। 40 फीट ऊंचा, 1000 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। यह सब आयोजक के खिलाफ जाता है और इसके लिए उसे मुआवजा चुकाना होगा। अदालत वन और पर्यावरण मंत्रालय की उस दलील से भी सहमत नहीं है कि उसके विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जबकि 2006 के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 50 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में किसी भी काम के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना के फ्लड प्लेन के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर दी गई है, उसके प्राकृतिक बहाव पर असर डाला गया है। यमुना किनारे प्राकृतिक वनस्पति जैसे घास, सरकंडों पर असर पड़ा है, पानी में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित हुए हैं और यमुना के आसपास की वाटर बॉडीज को नुकसान हुआ है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जल संसाधन मंत्रालय की इजाजत के बगैर रैंप, रोड, पॉन्टून ब्रिज बना दिए गए हैं और अस्थायी निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार से जो इजाजत मांगी गई उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बारे में इजाजत देने के लिए वो सक्षम नहीं है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, नदी के जीव जंतुओं को हुए नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार है और पर्यावरण को इस नुकसान के मुआवजे के तौर पर उन पर शुरू में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आयोजकों को कार्यक्रम होने से पहले ही ये रकम चुकानी होगी। ये रकम बाद में नुकसान के आधार पर तय होने वाले मुआवजे की अंतिम रकम में एडजस्ट कर ली जाएगी। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार के विभाग मिलकर मदद करते रहे। अब केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दिल्ली के सब खुश हैं कि भारत का प्रचार होगा, क्योंकि श्री श्री रविशंकर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फैसले के मुताबिक आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है। आर्ट ऑफ लिविंग का बयान आया है कि इस फैसले के खिलाफ अपील में वो जा सकते हैं। कब जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि अपनी तरफ से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। क्या सभी सरकारी विभाग भी जाएंगे और वे भी ऐसा ही मानते हैं? फैसला सुनाने से पहले आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वन और पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की कि क्योंकि उसने मंगलवार को मांगा गया हलफनामा नहीं सौंपा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मंत्रालय से साफ निर्देश लेकर आइए कि क्या यमुना पर अस्थायी पॉन्टून पुल बनाने के लिए इजाजत की जरूरत है? क्या सेना बना सकती है? आदेश में नहीं था, लेकिन यह लोगों की जबान पर है। पर्यावरण मंत्रालय ने बाद में हलफनामे में कहा कि यमुना के बेसिन में अस्थायी ढांचों के निर्माण के लिए पर्यावरण से जुड़ी कोई मंजूरी नहीं चाहिए। हालांकि इससे पहले एनजीटी को दिए एक और हलफनामे में पर्यावरण मंत्रालय कह चुका है कि यमुना के बेसिन में किसी भी तरह का निर्माण गैर कानूनी है।
यानी इस मामले पर पर्यावरण मंत्रालय का कोई एक स्टैंड नहीं दिखा, जबकि मंत्रालय की इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम पर्यावरण मंत्रालय की साइट पर गए तो वहां एक विभाग मिला भयानक सा, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। इस विभाग की जिम्मेदारी है देश में नदियों, उनमें रहने वाले जीव जंतुओं, झीलों और वेटलैंड्स के संरक्षण का काम करना। इसके लिए केंद्र सरकार की स्कीमों जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी एंड नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एनपीसीए को लागू करना इसकी जिम्मेदारी है। इतनी भयंकर जिम्मेदारी से साफ है कि यमुना किनारे इस आयोजन के दौरान इस विभाग की कोई भूमिका भी साफ नहीं दिखती। इस आयोजन की स्वागत समिति की सूची देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरसी लाहौटी, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बुतरस घाली जी, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डॉक्टर करण सिंह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा का नाम, आप इनके अलावा कई सांसदों और विदेशी हस्तियों का नाम मिलेगा। मेरा नाम नहीं है इसमें। एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय से भी पूछा कि क्या इस मामले में उनकी भी कोई भूमिका है, तो मंत्रालय ने साफ कह दिया उनकी कोई भूमिका नहीं है। और ये बात संसद के बाहर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भी खुद कही। से स्पष्ट कर रही हूं, श्री रविशंकर के कार्यक्रम को स्वीकृति देने या स्वीकृति नहीं देने में हमारे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। दूसरा, मुझे विश्वास है कि श्री रविशंकर जी के सहारे हमें गंगा के कार्यक्रम में आगे वो हमारे साथ होने वाले हैं और वो हमारे गंगा के कार्यक्रम के प्रेरक तत्व रहे हैं। और ये वक्तव्य अब मेरा मंत्री के नाते नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी राजनेता के नाते है। तो मुझे तो ये यकीन है कि श्री वहाँ कार्यक्रम करेंगे तो गंगा यमुना थोड़ा ठीक हो जाएंगी। गंगा में मदद करेंगे, इसलिए यमुना प्रदूषण मुक्त तो नहीं हुई, लेकिन इन आदेशों को पढ़ते हुए, बातों को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि यमुना अकेली ऐसी नदी है जो मंत्रालय मुक्त हो गई है, उसका कोई मंत्रालय नहीं। अब सवाल यह है कि जिस मंत्रालय के पास देश की नदियों और उसके फ्लड बेसिन के रख रखाव की जिम्मेदारी हो, वो ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं। हम जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी गए। यहां अपर यमुना रिवर बोर्ड नाम से एक पूरा महकमा है जो इस मंत्रालय के तहत आता है। इस बोर्ड में सेंट्रल वाटर कमीशन के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सदस्य होते हैं। यमुना में पानी के न्यूनतम बहाव को सुनिश्चित करने के लिए बने इस बोर्ड की और भी जिम्मेदारियां हैं। इनमें यमुना के खादर, जिसे फ्लड प्लेन कहते हैं, वहां जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर पानी की गुणवत्ता को बेहतर करना, यमुना बेसिन में पानी के बहाव के आंकड़ों को जमा करना, दिल्ली में ओखला बैराज तक सभी प्रोजेक्ट्स की निगरानी और समीक्षा शामिल है। साफ है कि मंत्रालय के इस विभाग ने भी अपनी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं निभाई। यही नहीं, इस आयोजन से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अध्ययन नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पिछले साल एनजीटी ने आदेश दिया था कि यमुना के किनारे किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी जाए और फाइन वगैरह भी तय हुआ था। आप जानते हैं कि यमुना को बचाने को लेकर मथुरा में एक बहुत बड़ा आंदोलन कई साल से चल रहा है। वो आंदोलन समय समय पर दिल्ली आता रहता है। पिछले साल इसी मार्च महीने में मथुरा से यमुना मुक्तिकरण पदयात्रा दिल्ली के लिए आई। जंतर मंतर पर इसके 11 सदस्यों ने आमरण अनशन किया। इनकी मांग है कि यमुना में पानी का बहाव अविरल और निर्मल हो। उमा भारती ने इनसे मुलाकात की, आश्वासन दिया, मगर अभी तक आयोजकों का कहना है कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। मथुरा के कई संप्रदायों के लोग, खासकर वल्लभपुर संप्रदाय के मानने वाले, यमुना बचाओ ब्रज बचाओ का अभियान चला रहे हैं। इन्होंने यूपीए के समय 2013 में भी मार्च निकाला, कुछ नहीं हुआ। तब संसद में इस मार्च के बहाने बीजेपी के नेताओं ने जोरदार भाषण दिए थे, यमुना को लेकर भावुक हो गए थे। एनडीए की सरकार आई तो इन्हें लगा कि कुछ हो जाएगा, मगर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 21 साल से यमुना कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यमुना जी को साफ करने का अभियान चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। पहले वहां अक्षरधाम मंदिर बनने को लेकर विवाद हुआ, मगर बाद में वो सब सही हो गया। फिर कॉमनवेल्थ गेम के दौरान खेल गांव को लेकर विवाद हुआ, बाद में वो भी सही हो गया। डीटीसी बस डिपो को लेकर भी विवाद हुआ। सारे विवादों की एक कॉमन किस्मत है, बाद में वे सही हो जाते हैं। रही बात यमुना जी की, तो वो सही नहीं हो पाती है। तो फिलहाल हम यमुना की चिंता छोड़ते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े विवादों की बात करते हैं। तो हमारे साथ सरस्वती अक्षमा नाथ जी हैं, आप वकील हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। विमलेंदु झा हैं, आप स्वेच्छा एक संगठन है उसके संस्थापक हैं। संजय पारिक साहब हैं, आप याचिकाकर्ता के वकील हैं। तो अक्षमा नाथ जी, आपको इजाजत मिल गई है जी, लेकिन ये जुर्माना और जिस तरह से विभागों की लापरवाही पढ़ते हुए
क्या आपको लगता है कि इस इजाज़त के बावजूद आपके पास नैतिक मंजूरी है? साफ पता चलता है कि कई विभागों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हो सकता है कि आपके क्लाइंट की हैसियत इतनी बड़ी हो कि जानबूझकर अनदेखा किया गया हो। ऐसी बात नहीं है। और जहां तक की जो मंजूरियों की बात है, उस पे एनजीटी में बहुत अच्छे से गहरी चर्चा हुई है। और जो 2 जरूरी मंजूरी है वो है फायर एंड वो है अब हमारी दिल्ली पुलिस। फायर जो है, एक बारी स्टेज तैयार होने पे, स्टेज पे जो भी फायर रिडंडेंट जो पेंट होता है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया होगा, आज नहीं तो कल के बीच में। मैं पर्यावरण की बात, इस फैसले ने आपको मंजूरी दे दी है, अब आप कर सकती हैं वहां पे, वो आयोजन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैसले में जिस तरह से तमाम विभागों की लापरवाही का जिक्र किया गया है, 5 करोड़ का जुर्माना है, उन विभागों पर भी लाख, 2 लाख, 5 लाख के जुर्माने लगाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास नैतिक मंजूरी भी है? इस पे मेरी टिप्पणी ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे पास परमिशन लेटर्स हैं। देखिए, जो जिस दायरे में चलना था, सबसे पहले मंजूरी जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से दी गई। उनका ये कहना था कि आप जो आपकी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, आप वहां पर जाइए और उनसे परमिशन लीजिए। हमारे पास सारे ही अथॉरिटीज की परमिशन लेटर्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भी ये कहना, क्योंकि एनजीटी का ऑर्डर कह रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। एनजीटी का ऑर्डर आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, आपको भी ब्लेम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि इन विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तो मैं यही जानना चाहता हूं, ये दोनों बात, क्योंकि आप विश्व सांस्कृतिक समारोह कर रही हैं, रविश, ये दोनों दुनिया बात भर के अलग लोग है। जब यहाँ आएंगे तो क्या ये नहीं देखेंगे कि ठीक है, अदालत के पास एक मजबूरी थी, सीमा थी कि इतने कम समय में सारे लोगों की फ्लाइट बुकिंग हो गई होगी, तमाम तरह की चीजें आगे बढ़ गई, तो रोकना सही नहीं होगा। लेकिन उस फैसले में साफ साफ बता रहा है अदालत का, ट्राइब्यूनल का जो फैसला है, कि बहुत विभागों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई है। तो आपके पास नैतिक जिम्मेदारी है ये आंदोलन, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अगर विभागों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं और उन्हीं विभागों ने हमें परमिशन लेटर दे रखी हैं, अनंदा हाइंडसाइट जो उनका करने का बनता था। कोर्ट का तो ट्राइब्यूनल का आदेश तो ऐसा नहीं कहता। देखिए, आप उसमें ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में आप देखिए, उसमें 2 या 3 विभाग की चर्चा हुई है। उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। बाकी उनकी जल संसाधन मंत्रालय की इजाजत के बगैर रैंप, रोड, पॉन्टून ब्रिज बना दिया गया, अस्थायी निर्माण कर दिया गया। अभी तो सेना की भी भूमिका है। सबसे पहले हमसे जब पर्यावरण के असेसमेंट की बात होती है, हमारे हिसाब से सबसे पहले हमें जाना चाहिए पर्यावरण मंत्रालय पे। वो हम तुरंत, इसमें तो इसके आदेश के हिसाब से आपको 20 मंत्रालयों के पास जाना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि आप कहीं नहीं गई हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया कि जल संसाधन मंत्रालय की इजाजत के बगैर रैंप, रोड, पॉन्टून ब्रिज बना दिया गया। आपने बिना इजाजत के बनाया। इजाजत है वो यूपी इरिगेशन, हमें जैसा ये लिखा हुआ है, आप बगैर इजाजत के, जो मैं फैसला पढ़ रहा हूँ, मैं फैसले को ऊपर ही बता रही हूँ। आप वकील हैं, हम तो नहीं जानते। बिल्कुल, मैं फैसले को ऊपर ही बता रही हूँ। आज कोर्ट की यह टिप्पणी रही है कि जो नदियों का देखरेख है वो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम गए पर्यावरण मंत्रालय पे, पर्यावरण मंत्रालय के बाद हम गए डीपीसीसी पे। लेटर मिला, उन्होंने बोला जल संसाधन मंत्रालय के बारे में आप गई? सबके लेटर है हमारे पास। जल संसाधन मंत्रालय के पास गई थी आप? इनके पास हमारा जाना, जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती गई, कौन दे रहा था गाइडेंस? देखिए, मिनिस्टर पर्यावरण मंत्रालय तो कह रहा मेरा कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल, तो पर्यावरण मंत्रालय जिसका रोल नहीं, वो आपको गाइडेंस कैसे? उसके बाद जो पैंटून ब्रिज की बात थी, किस कैपेसिटी से? पैंटून ब्रिज मैं जानना चाहता हूं। अब आपने कह दिया कि किस पूछ रहे हैं, तो आप हमारा उत्तर भी सुनेंगे। मैं सुनूंगा। उत्तर में मैं ये कह नहीं मिलेगा तो मैं पूछना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, नहीं, देखिए, पैंटून ब्रिज की जहां तक इजाजत है वो है यूपी इरिगेशन। जो जैसे जैसे हमें बताते गए, इस विभाग के पास जाइए, इस विभाग के पास जाइए। आपने अपर यमुना रिवर बोर्ड से पूछा? नहीं पूछा। देखिए, आपने जल संसाधन, क्योंकि ओखला बराज की जिम्मेदारी उस पर आती है, आपने नहीं पूछा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती एक है भी चीज आप 5 करोड़ दे रही हैं, आप कह रही हैं कि इससे कम में हमारा आयोजन है, तो आप इस आयोजन को स्थगित कर दें, क्योंकि आप संत हैं, बहुत तरह के सामाजिक काम किए हैं। मैं उन कार्यों पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा और ना मैं उसको छोटा कर रहा हूं। बात ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये करेंगी तो वो छोटा नजर आएगा। लेकिन ये इसकी वजह से तो आप ये क्यों कर रही हैं? देखिए रवीश जी, बीसीओ परमिशंस जो हमारी लेनी बनती थी, वो आज भी हम, दे आर इन प्लेस। इधर लिखा है जल संसाधन, देखिए मैं आपको बहुत समय दे रहा हूं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, तो वो कौन, उसमें वहां कौन अफसर आपको गाइड कर रहा था? मैं जानना चाहता हूं। उसका पीआरओ गाइड कर रहा था, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी तो ऐसा काम नहीं कर सकते जितना मैं जानता हूं। अच्छा, अब आपके प्रश्न का पहले आप मेरा थोड़ा सहमति से उत्तर सुनिए।
अब ये जमीन हमने बोला कि ये यमुना के पास जमीन है, वो डीडीए की जमीन है। एक सेकंड, डीडीए की जमीन है, हमें जब डीडीए का कंसेंट मिला, मैं रोकूंगा। ट्रिब्यूनल के मुताबिक वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दलील से सहमत नहीं है कि उसके विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये मानता है कि पर्यावरण एवं मंत्रालय विभाग की मंजूरी की जरूरत है। ठीक है, आप कह रही हैं कि आप उसके पास गई थी और वो लोग गाइड कर रहा था। ये मंत्रालय जाके कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने करा, मेरा कोई रोल ही नहीं है जी। तो कौन, मंत्री जी गाइड कर रहे थे, सचिव साहब गाइड कर रहे थे, या आपने पैंटून की बात कही, पैंटून की बात आज ट्रिब्यूनल की बनी थी है, यूपी इरिगेशन के साथ की जो उनके परमिशन है वो भी हमारी ऑन रिकॉर्ड है। जहां तक ये कहना कि रोड, रैम्स, पैंटून, इन सब के लिए जो इनके अलग अलग विभाग बने हैं, हमारे हिसाब से जिन जिन विभाग के पास हम गए उसमें से प्रमुख विभाग था यूपी इरिगेशन, पैंटून बनाने के लिए, उसकी परमिशन हमारी रिकॉर्ड पे। एंड आज जो मेन बात कही गई ट्रिब्यूनल में, हमारे पास हमारी समझ थे कि इसका जो था दिल्ली एनसीटी के पास परमिशन था। जो होने की बात अक्षमा जी कह रही हैं, जो होने की बात जो इनके पास था, जो नहीं है वो तो मैंने पढ़ ही दिया, उसके समानांतर कोई दलील है आपके पास? देखिए कि जैसे यूपी इरिगेशन बोर्ड की बात कर रही मैं आपको बताऊं, लेकिन सारी चीज़ों का जो हमको फोकस करना है वो ये, हम क्यों गए थे ट्रिब्यूनल के पास? हम ट्रिब्यूनल के पास इसलिए गए थे कि ट्रिब्यूनल ने 13 जनवरी 2015 को एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के अंदर डीडीए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जितनी भी कंसर्न वाटर रिसोर्सेज, जितनी मिनिस्ट्रीज थी, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो जितने फ्लड प्लेन हैं उनका यूज इस तरीके से किया जाएगा, और उन्होंने डायरेक्शंस दिए। तो 13 जनवरी के बाद में सब लोगों को ये मालूम था कि किस तरीके से इस फ्लड प्लेन को यूज करना है। अब इन्होंने, जो श्री श्री की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि हम लोग यहाँ इस फ्लड प्लेन को यूज करना चाहते हैं। तो डीडीए ने उसके जवाब में कहा, फैसला देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई भी एक्टिविटी आप परमिसिबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। वो मई में जवाब दिया। इन्होंने फिर दूसरा लेटर लिखा कि नहीं देखिए, इसमें डायरेक्शन में तो कहीं कुछ भी नहीं है, आप हमें दोबारा मंजूरी दीजिए। बिना किसी रीजन के डीडीए ने उनको मंजूरी दे दी। डीडीए ने उनको मंजूरी दे दी कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे हम जो कोर्ट में गए थे, जो डिले की बात कही, हम कोर्ट में पहली बार तो नहीं गए, हम तो सिर्फ ये बताने गए थे कि आपकी जो आदेश है जिसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसकी बहुत बड़ी अवहेलना हुई है। पर आप देर से गए, नहीं, हम देर से नहीं गए। बारे में भी कहा कि आवेदक देर से आया है। वही मैं आपको बताता हूं कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो आप आवेदन करें, दूसरा आप ये कोर्ट को बताएं, उसके संज्ञान में लाने की कोशिश करें कि आपके ऑर्डर की अवहेलना हुई है। और हम कितने बजे हम गए थे वहां पर? 8 तारीख को। 5 तारीख के हमने फोटो लगाए हुए उसमें, जिसमें जितने भी वहां ट्रीज हैं, जितनी पर्यावरण की चीजें वो सारी उसमें दिख रही हैं। 8 तारीख के बाद 11 को उन्होंने ऑर्डर पास किया। 1 महीने का समय था, और हम रोजाना ट्रिब्यूनल में जाके बोलते थे कि इसको रोको। उसका कारण यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जवाब नहीं दिया कंटेम्प्ट का, अक्षमा नाथ जी के सवाल का, कि उनके पास जिस डिपार्टमेंट जो आपने देखा होगा, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का पॉन्टून पुल का था। सेना की भी इजाजत थी। पैंटून बना है, ये हिस्सा यूपी सेना के अफसर अभी चुप हैं, कई लोग नाराज भी हैं। मैं आपको उसका जो मैंने ट्रिब्यूनल के अंदर पैंटून बना है वो यूपी इरिगेशन के जो तहत ट्रिब्यूनल में मैंने उत्तर दिया, उसका उत्तर मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। मैंने उत्तर ये दिया कि जितनी परमिशंस ग्रांट करी, जब कंटेम्प्ट में आप आदेश की अवहेलना करते हुए जो परमिशन ग्रांट करते हैं, उसकी कोई भी सैंक्टिटी नहीं होती, वो नल एंड वॉइड होता है। हमारे साथ थोड़ी देर में राधाकांत शास्त्री जी हैं, मान मंदिर सेवा संस्थान के, उनको फोन लगा रहे हैं। मैं लेकिन एक बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी हम लोगों ने कहा था, डीडीए ने उस समय आकर के ये बोला कि हम लोग अगर एक वहां एलिवेशन बना दें, जिसे वो बंड बोलते हैं, तो दूसरा तरफ जो होता है वो उसका रिवर का पार्ट नहीं रहता, फ्लड प्लेन का। ठीक है, तो डीडीए ने उसको खत्म किया। उसके बाद यहाँ मेरा सिर्फ ये कहना है कि रूल ऑफ लॉ के अंदर जब आप बात किसकी कर रहे हैं, यमुना और फ्लड प्लेन को बचाने की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को किसी के विरुद्ध थोड़ी है। मैं इसी कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि आपने चेन्नई में इस बार तबाही देखी थी कि किस तरह से, इसी तरह से चेन्नई में भी हुआ होगा, लोग नजरअंदाज करते चले गए होंगे, बहुत तरह की संस्थाएं चुप रह गई होंगी, और क्या तबाही हुई चेन्नई का। तो दिल्ली में कभी कैसा हो तो खुद को ही आप ब्लेम कीजिएगा, वो आप तय कर लीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है। पॉन्टून बिल पे आप क्या पुल पे के बारे में जो ये कह रहे हैं कि यूपी डिपार्टमेंट के पास परमिशन था, एनजीटी का क्लियर ऑर्डर है कि ये इन्होंने ये एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के पास चले गए थे, और तो
सिर्फ एक जगह पे नहीं, और बाय द वे ये 5 करोड़ दोनों जो जगह है, पे गए विमलेंदु नहीं जी। नहीं आप गए होंगे यूपी दोनों जगह पे, इरिगेशन लेकिन पे और क्लियरली ये दिल्ली कहा जा रहा है कि उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी इरिगेशन एनसीटी, की बात मैं नहीं कह दूं कही गई, कि बात हाँ। कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की जो के पास आप गए थे, उन्होंने, मैं भी कोर्ट में था, कि आपको फटकार लगाई गई, उनको भी फटकार लगाई गई कि आपको तो अथॉरिटी नहीं है, आप ब्रिज तभी बिल्ड कर सकते हैं जब फ्लड सिचुएशन हो। देखिए एनजीटी ने क्लियरली, आप सारे के सारे पन्ने अगर पढ़ लें तो शुरू से लेकर अंत तक, सिवाय वो पहला पॉइंट कि आप देर से क्यों आए, हर एक जो पक्ष था, विपक्ष था, या जिसके अगेंस्ट ये पिटीशन था, उन सबों को दंडित किया गया है। अब इसमें उल्लास अगर आपको लगता है तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखते हैं कि आपको जुर्माना दिया गया था, आपको क्लियरली इसमें कहा गया है कि आप इनकम्प्लीट, वेग एंड अनसर्टेन डेटा आपने प्रोवाइड किया है। अब आप बताइए कितनी बड़ी कटाक्ष है आपके ऊपर ये चीज कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में आप शांति और कल्चर के बारे में आर्ट ऑफ लिविंग है कि कटाक्ष के बावजूद भी मुस्कुराते रह सकते हैं। और क्लियरली तो एनजीटी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, और बाय द वे एनजीटी ने क्लियरली कहा है कि मीडिया को भी और सारे लोगों को भी कहा है, मीडिया को भी, ये कि आप इस पूरे को हम परमिशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लीज इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कोई भी दुर्भाव नहीं होना चाहिए कि हम परमिशन दे रहे हैं तो सब कुछ सही है, क्योंकि सारे जो शब्द हैं 99% शब्द, तो मैं कह रहा हूं, लगता है मैंने ठीक से पढ़ लिया, पर एक बार ये बात कंप्लीट करेंगे फिर अक्षमा जी, एकदम ये आर्ट ऑफ लिविंग वाला मामला लगता है कि अदालत का फैसला इतना सख्त है और 5 करोड़ और वो एंजाइम वाली भी, हाँ, रवीश जी, एंजाइम के बारे में ये चर्चा, दवा आप छिड़क गुरु रही जी हैं। कह रहे थे इतने टाइम से कि एंजाइम छोड़ेंगे तो बफलो, छोड़ने के बाद बफलोज आने लगे, भैंस आने लगी हैं। 10,000 साल से भैंस आती है यमुना पे, इन्होंने यमुना आज देखा है क्या? गाय नहीं गई वहां, हाँ, कि भैंस आने लग गए और एंजाइम के ऊपर बैन लगाया उन्होंने।